स्वाति गर्भवती थी और अपनी देखभाल करने के लिए उसने अपने मायके से माँ को बुला लिया था। स्वाति के ससुराल में सास ससुर देवर ननद कोई नहीं थे, बस एक बुआ सास थी जो उन लोगों के साथ में रहती थी। स्वाति शुरुआत से ही अपनी बुआ सास से बहुत चिढ़ती थी। वह सोचती थी कि बुआ जी का खुद का घर तो बस नहीं पाया तो आज मेरी गृहस्थी में दखल देने के लिए बैठी हुई हैं। ऊपर से बुआ जी की अपनी कोई संतान नहीं थी तो मोहल्ले वाले उन्हें बांझ कहकर बुलाते थे। स्वाति भी उन्हें एक तरह से मनहूस ही समझती थी और हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। वो जब भी कोई व्रत उपवास करती थी तो उस दिन बुआ जी से दूर दूर ही रहती थी। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी पता नहीं उसके मन में कैसे कैसे भाव बैठ गए थे। इसलिए जब स्वाति गर्भवती हुई तो उसने अपनी देखभाल करने के लिए अपनी माँ को बुला लिया। यह देखकर बुआ जी थोड़ी उदास रहने लगी। उनके मन में यह बात आ गई कि अब मैं बूढ़ी और बेकार हो गई हूँ, किसी काम के लायक नहीं हूँ। निष्क्रिय सी रहने के कारण धीरे धीरे वो बहुत उदास रहने लगी थी और रोज ईश्वर से कामना करने लगी थी कि अब उन्हें उठा ले, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में अब कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया है। वैसे तो स्वाति का पति जतिन अपनी बुआ जी को बहुत प्यार करता था और ऑफिस से आने के बाद उनके साथ ढेर सारा समय व्यतीत करता था, लेकिन स्वाति और उसकी माँ हमेशा उनसे कटी कटी सी रहने लगी थी। इसलिए बुआ जी को वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह भी एक इंसान थी और वो समझ सकती थी कि स्वाति और उनकी माँ उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। इसलिए उन्होंने अपने कमरे से ज़्यादा बाहर निकलना भी बंद कर दिया था और वह अनमनी सी भी रहने लगी थी। खाली समय में उनके दिमाग में पुरानी बातें तैरने लगती थीं और उनका दिल तड़प उठता था। उनका चेहरा आंसुओं से भीग जाता था, लेकिन वहाँ उनकी पीड़ा समझने वाला और कोई नहीं था। 9 महीने बीत गए थे और स्वाति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसकी माँ उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची। नितिन भी ऑफिस से हॉस्पिटल ही पहुंच गया था। इधर बुआ जी को बहुत घबराहट हो रही थी और वह भी हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि स्वाति शायद उन्हें सामने देखकर अच्छा महसूस नहीं करेगी, इसलिए वो हिचक के मारे जा नहीं पा रही थी। तभी जतिन का फोन आया और उसने कहा, बुआ जी बधाई हो, मुझे बेटा हुआ है। आप हॉस्पिटल में हम सबके लिए खाना लेकर आ जाइए और मुन्नी से भी मिल लीजिएगा। यह सुनकर बुआ जी खुशी के मारे खिल उठी। आज बहुत दिनों के बाद वो रसोई में गईं और उन्होंने खाना बनाने के साथ साथ मीठे में सूजी का हलवा भी बना लिया। खाना लेकर वो हॉस्पिटल पहुंची। स्वाति के कमरे में जाने से पहले वो वहीं बाहर पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गईं। उन्होंने जतिन को फोन करके कहा, बेटा मैं आ गई हूँ, आकर खाना ले जाओ। जतिन खुश हो गया और स्वाति से कहने लगा, सुनो स्वाति, मैं बुआ जी को लेकर आता हूँ। स्वाति गुस्से में बोल पड़ी, अरे उनकी यहाँ क्या जरूरत है? अगर वह खाना लेकर आई हैं तो तुम खाना लेकर आ जाओ, उन्हें बाहर से ही वापस भेज दो। वैसे भी वह बांझ हैं और ऐसे शुभ समय में उनकी परछाई मेरे बच्चे पर नहीं पड़नी चाहिए। तुम बस इस बांझ बुआ को मेरे बच्चे से दूर रखो। जतिन तड़प उठा और पत्नी को समझाते हुए बोला, स्वाति बुआ जी माँ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी उठा रही थी। आज मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। एक रात जब मेरे माता पिता एक पार्टी से लौट रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय बुआ जी की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ हमारे घर पर ही रहती थी, क्योंकि बुआ जी ने लव मैरिज की थी और उनके ससुराल वालों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, तो फूफा जी भी उनके साथ हमारे घर पर ही रहते थे। उस समय तक बुआ जी माँ नहीं बन पाई थी। मैं उस रात पार्टी में नहीं गया था और बुआ जी के साथ घर पर ही था। बचपन से ही बुआ जी का प्यार दुलार मुझे मिलता रहा था। जब मम्मी पापा के एक्सीडेंट की खबर मिली तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। तब बुआ जी ने मुझे संभाला था। हम अस्पताल पहुंचे तब तक मेरे मम्मी पापा दुनिया से जा चुके थे। उस समय बुआ जी ने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। वह अपने भैया भाभी के जाने से इतनी दुखी थी कि उन्होंने आगे कभी बच्चे ना पैदा करने का निर्णय ले लिया। फूफा जी इस बात से बहुत नाराज हो गए और बोले, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और तुम कैसी औरत हो जो हमारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हो। लेकिन बुआ जी ने कहा, जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है उसे लाने की बात ही क्यों करना। इससे अच्छा तो जो बच्चा हमारी गोद में है हम उसकी अच्छे ढंग से परवरिश करें। आखिर अब हम लोग ही तो इसके माता पिता हैं। इस बात पर फूफा जी बहुत भड़क गए और वह कहने लगे, अगर यही तुम्हारा अंतिम फैसला है तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। बुआ जी का दिल टूट गया। उन्होंने काफ़ी दिनों तक सोच विचार किया। पति पत्नी के रिश्ते में काफ़ी दूरियां आ गई थीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद बुआ जी ने फूफा जी से कहा, मैंने आपसे प्रेम विवाह किया था। हो सकता है कि वक्त के साथ मेरा मन भी बदल जाता। आप अपने प्यार से भी मेरा हृदय परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन मैंने एक बात क्या कही, आपने मुझे छोड़ने की धमकी दे दी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं एक ऐसा हमसफर चुन रही हूँ जो मेरी गलत बात को सुनकर मुझे छोड़ने की धमकी दे देगा। मैंने भी काफ़ी सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि सही बात है,
मुझे भी मातृत्व के सुख से वंचित नहीं रहना चाहिए था। मैं खुद के बच्चे को भी जन्म देती और जतिन की भी अच्छे से परवरिश कर लेती। भावनाओं में आकर मैंने जरा आपके मन की बात ना मानी तो आपने क्या से क्या सुना दिया। आप मुझे प्रेम से समझा भी तो सकते थे, लेकिन आपकी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मैं आपके बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती, क्योंकि मुझे आपके साथ होते हुए प्यार और अपनापन महसूस नहीं होता। जो इंसान विपरीत परिस्थिति में अपने जीवन साथी को छोड़ने की धमकी दे दे, उसके साथ रहने को मेरा दिल नहीं मानता। इसलिए आप मेरी ज़िंदगी से चले जाइए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। फूफा जी यह सुनकर बहुत नाराज हुए और उन्हें छोड़कर चले गए। बुआ जी को मम्मी पापा के बीमे के पैसे मिले थे। उस पैसे की बदौलत उन्होंने घर में छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। फिर बड़े होकर उन्होंने सारी संपत्ति मुझे सौंप दी। यह घर भी मेरे नाम करवा दिया। जानती हो, मुझे तो बुआ के त्याग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन एक दिन खेलते हुए मैं स्टोर रूम में गया और वहाँ पर मुझे एक पुरानी डायरी मिली और उस डायरी में बुआ जी ने अपने जीवन का सारा दर्द उतार कर रख दिया था। मेरी बुआ बांझ हैं या नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, मगर मैं उनका बेटा हूँ और आज अगर बुआ जी के खुद के बच्चे नहीं हैं तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। इसलिए तुम कुछ भी करना, लेकिन कभी बुआ जी को बच्चे को लेकर ताना मत मारना, क्योंकि औलाद तो मेरे कारण ही। बोलते बोलते जतिन का गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। स्वाति भी यह सब सुनकर हैरान थी। उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसने धीरे से उसकी हथेली से हिलाते हुए कहा, जाओ जतिन, बुआ जी को बुला कर ले आओ। जतिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो झट से बाहर गया और दौड़कर बुआ जी को बुलाकर ले आया। बुआ जी ने आते ही स्वाति और बच्चे दोनों का माथा चूम लिया। स्वाति ने अपने बच्चे को बुआ जी की गोद में डालते हुए कहा, बुआ जी, आप हमेशा कहती हैं ना कि अब आप रिटायर हो गई हैं, लेकिन चलिए, आपकी ड्यूटी फिर से शुरू होती है। आप जतिन की परवरिश कर सकती हैं तो जतिन के बेटे की क्यों नहीं। यह सुनकर बुआ जी खुशी से गदगद हो उठी, मानो उन्हें जीने की एक नई वजह मिल गई हो। उन्होंने नवजात शिशु को गोद में लेकर खूब प्यार दुलार लुटाया और जतिन ने आंखों ही आंखों में स्वाति को धन्यवाद दिया। दोस्तों, एक कहानी और सुनते चलिए। मम्मी जी, यह आपने क्या किया? ये चश्मा आप बाहर बालकनी में ही छोड़कर आ गई थी। अगर चश्मा टूट जाता तो कितना नुकसान हो जाता। आपसे एक काम तो सही से नहीं हो रहा है। लगता है बुढ़ापे में आपको भूलने की बीमारी हो गई है। पल्लवी की डांट सुनकर उसकी सास गुस्से में बोली, यह क्या बदतमीजी है बहू? अगर मेरा चश्मा छूट गया तो तुम मुझसे ये किस लहजे में बात कर रही हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? पल्लवी मुस्कुराते हुए सहज भाव से बोली, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो अगर मैंने आपको पलटकर कुछ बोल भी दिया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सारिका जी को बहुत तेज गुस्सा आया। अभी वो कुछ बोलती इससे पहले ही पल्लवी अपने कमरे में चली गई थी। उन्होंने मन ही मन अपनी बहू को कोसा। फिर शाम को बेटा घर आया तो पल्लवी की सास ने शिकायत करते हुए कहा, देख लो निखिल, अपनी पत्नी को समझा ले। आजकल उसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। मैंने उसे दोपहर में एक जरा सी बात क्या कह दी, वह तो मुझे पलटकर जवाब देने लगी। और जब मैंने उसे बदतमीज़ कहा तो वह कहने लगी कि क्या हो गया मम्मी जी, मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ, तो मेरी बातों को दिल से क्यों लगाए जा रही हैं आप? मुझे भी बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिए। अब बताओ, यह भी कोई बात हुई भला? तुम अभी के अभी बहू को बुलाओ और उसकी अच्छे से खबर लो। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जुबान लड़ाने की और ऐसी बात कहने की? निखिल व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ माँ? आप भी तो उसे हमेशा कोसती रहती हैं और डांटती रहती हैं, और जब वो रोने लगती है तो आप कहती हैं कि क्या हुआ, मैं बड़ी हूँ, मैंने कुछ बोल भी दिया तो मेरी बात का इतना बुरा क्यों मान गई हो? तो आज आप भी उसकी बातों का बुरा मत मानिए ना। जिस तरह अगर आप बड़ी हैं और आप उसे कुछ बोल दें तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, वैसे ही वह भी सच में छोटी तो है आपसे, तो अगर उसने भी कुछ बोल दिया तो आप भी बुरा मत मानिए, बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिए। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब सच में आपकी अपनी बेटी रहती और आपसे कभी बहस कर भी लेती तो क्या आप उससे शिकायत करती? बेटे का यह जवाब सुनते ही सरला जी एकदम खामोश हो गईं। निखिल हौले से उनकी हथेली थामते हुए बोला, देखो माँ, हर इंसान का आत्मसम्मान होता है। कभी भी किसी के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। जिस तरह आपको बुरा लग रहा है उसी तरह उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। आप बड़ी हैं तो आप भी अपने शब्दों की मर्यादा मत भूलिए, और पहले आप खुद में बदलाव लाना शुरू करेंगी, उसके बाद ही मैं उसे कुछ समझाऊंगा।
क्योंकि वह जो भी बोल रही है वो आपसे ही सीख कर तो बोल रही है ना। इसलिए आगे से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों प्यार से मिलजुल कर रहेंगी। और मैं काम करके थक कर घर आता हूँ तो घर में मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। इस बात का ख्याल रखना भी आप दोनों की ही जिम्मेवारी बनती है। भीतर बैठी हुई पल्लवी पति के जवाब से बहुत सुकून से भर उठी, क्योंकि पति ने आज उसका साथ जो दिया था। उसकी सास हमेशा उसे कोसने के बाद यही कहकर उसे चुप करवा देती थी कि मैं बड़ी हूँ, मैंने कुछ बोल भी दिया तो इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। लेकिन आज उसकी सास भी यह बात समझ गई थी कि किसी को भला बुरा कहने से सामने वाले इंसान को कितना बुरा लग सकता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसके बाद से उन्होंने भी अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। और पल्लवी तो बस अपनी सास को उनकी गलती का एहसास ही दिलाना चाहती थी, इसलिए उसने पलटकर जवाब दिया था। वह भी अब अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार ही करती थी और घर में सुख शांति रहने लगी थी। तो दोस्तों, कौन सी कहानी आपके दिल को ज़्यादा छू गई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।